नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिफाइन स्टडी पॉइंट के चैनल में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं राजस्थान बोर्ड की जो है, जिसमें कुछ ही दिनों में उसके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं कक्षा 10 के। तो उसकी रिवीजन के लिए अभी आपको इस चैनल में वीडियोस मिलेंगे, जिसमें 2 वीडियोस इस चैनल में पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। जो है बहुपद वाली प्रश्नावली जो है पॉलिनोमियल्स, उससे रिलेटेड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुपद क्या होता है, उसकी बेसिक जानकारी, साथ ही साथ बहुपदों को जो शून्यक होते हैं उनके ज्ञात करने के तरीके मिलेंगे आपको। साथ ही साथ द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के जो तरीके हैं आपकी बुक में, जिसमें मुख्यतः आपके पूर्ण वर्ग विधि है ना, और श्रीधराचार्य विधि है, गुणनखंड विधि है, वो चीज़ें मिलेगी आपको। और साथ ही साथ लघुत्तम महत्तम ज्ञात करना बहुपदों का, और बहुपदों के आपस में भाग देना, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स आपको उस वीडियोस में मिलेगी। तो अगर आप में से किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देखिए, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज हम जो बात करेंगे वो है आपके अगली प्रश्नावली जो है चौथी प्रश्नावली, जिसमें आपके आएगा जो रैखिक समीकरण है, उस रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली है, जिसमें आपके 2 चरों वाली रैखिक समीकरण जो है उसके बारे में अध्ययन होगा। और साथ ही साथ असमीकाएं, एक नया टॉपिक आपके 10th क्लास में ऐड हुआ है, जिसमें जो असमीकाएं होती है उसके बारे में आप जो है स्टार्टिंग आप अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में डीपली जो अध्ययन होगा वो आपके हायर क्लासेस में होगा। और ये प्रश्नावली भी आपके हायर क्लासेस के हिसाब से 11th या 12th और उससे आगे हायर अगर आप पढ़ते हैं, जो BSc या जो MSc वगैरह है या IIT वगैरह, उसमें भी आपकी ये चीज़ें काम की है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि जो 2 चर वाली रैखिक समीकरण है, युगपत समीकरण कहते हैं, 2 समीकरणें होंगी, 2 चर वाली समीकरणें होंगी, और उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आएगा कि ग्राफ में उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से उनके सोल्यूशन ज्ञात किए जाते हैं। और साथ ही साथ रैखिक असमीकाएं जो है उनके भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सिलेबस में है। तो वो चीज़ें देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, और ये देखते हैं कि भैया एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो किस हिसाब से आते हैं और आपको किस तरह से लिखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और चांसेस यही रहते हैं कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वही आएगा। तो हम उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीज़ें लेते हुए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे और देखते हैं कि सवाल में क्या दे रखा होता है और किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब बात करते हैं 2 चर वाले रैखिक युगपत समीकरण के बारे में। अब ये क्या होता है, देखिए आपके इसमें है 2 चर वाले रैखिक युगपत समीकरण। अब इसका अर्थ समझते हैं क्या होता है। चर का आपको अर्थ पता है, पिछले वीडियोस में भी आपको बताया गया था, एक बार थोड़ा सा वापस रिकॉल कर लेते हैं। चर का मतलब हो गया ऐसी राशियां जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। चर मतलब चलने वाला है ना, चलने वाला या चलने वाला मतलब जिसको जो फिक्स नहीं है ना। तो जैसे जनरली हम बात करते हैं x है, y है, z है ना, ये राशियां क्या हो कहलाती है, चर राशियां कहलाती है। और जो अचर राशियां हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, अचर राशियां कहलाती है। तो चर और अचर क्लियर हो गए। अब बात आएगी आपके 2 चर वाले, ठीक है, रैखिक युगपत समीकरण। अब रैखिक का अर्थ क्या है, युगपत का अर्थ क्या है, समीकरण का अर्थ क्या है। समीकरण आप जानते हो बराबर का चिन्ह होता है, 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष इधर, एक पक्ष उधर, एक होता है बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है दायां पक्ष राइट हैंड साइड, और बीच में चिन्ह होता है बराबर का, वो हो गई समीकरण। ठीक, बात करते हैं रैखिक। रैखिक का मतलब हुआ कि ऐसी समीकरणें अभी आपके सिलेबस में आएंगी जिनको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब समीकरणें किस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की समीकरणें, और ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस वीडियो को देखते रहिए, आराम से अंत तक देखिए, इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, सारा डाउट क्लियर होगा। बात करते हैं 2 चर वाली रैखिक समीकरण है, उससे पहले हम बात करते हैं 1 चर वाली जो रैखिक समीकरण होती है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए मानक रूप इसका आप इस तरह से लिख सकते हो, ax + b = 0, जहाँ पे a जो है वो a और b क्या है, अचर राशियां हैं। a और b क्या है, अचर है, और a जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, एक चर तो होना चाहिए ना उसमें। तो चर अभी हम कौन सा ले रहे हैं, x ले रहे हैं। आपके y भी आ सकता है, z भी आ सकता है। जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो x और y के रूप में ही दिए जाते हैं। ये तो हुई 1 चर वाली रैखिक समीकरण। उदाहरण के लिए आप कह सकते हो जैसे 2x + 3 = 0, इस प्रकार की जो समीकरण है वो क्या हो गई, 1 चर वाली समीकरण हो गई। अभी हमारे पास जो आएंगी वो 2 चर वाली समीकरण आएंगी, 2 चर वाली आएंगी। और रैखिक समीकरण का मतलब हुआ जो चर है उसकी अधिकतम घात 1 होगी। जैसे
कि यहाँ पे चर x है तो इसकी घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये एक घात वाला ही है, अधिकतम घात इसकी 1 है, अर्थात ये भी क्या है, एक समीकरण है। कौन सी, रेखिक समीकरण है। इसको अगर हम ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो भी क्या आएगा, एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी। अब बात करते हैं दो चर वाली जो रेखिक समीकरण है वो किस प्रकार की होती है। देखिए, दो चर वाली जो रेखिक समीकरण है वो होती है ax + by + c बराबर 0 के रूप में, या फिर आप कह सकते हो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ये एक समीकरण है। अब इसमें आप देखिए दो चर राशियां कौन कौन सी हैं, एक x है और एक y है, बाकी ये जो 2, 3 और 4 है ये क्या है, अचर राशियां। तो चर राशियां कितनी है, 2, और अधिकतम घात जो है ना चर की, वो देखिए घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, एक रेखिक समीकरण है, अर्थात इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो ये तो बात हो गई दो चर वाली रेखिक समीकरण की बात हो गई। अब बात आती है युगपत समीकरण। रेखिक समीकरण की बात हो गई, बात हो रही है युगपत समीकरण से आप कनेक्ट कर सकते हो कि युग्म से आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब पेयर, जोड़ा, ठीक है। अर्थात आप इस प्रश्नावली में आपको दो सरल समीकरणों का एक ग्रुप मिलेगा, है ना, एक निकाय मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए एक समीकरण ये और हम लिख लेते हैं। अब ये जो है इस प्रकार का एक ग्रुप मिलेगा आपको इस प्रश्नावली में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसको जो है ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी क्या प्रकृति होती है, इनको सॉल्व करें तो किस प्रकार का रिजल्ट आ सकता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। बेटा देखिए, ये जो सरल रेखाएं है ना, ये भी एक सरल रेखा है और ये भी एक क्या है, सरल रेखा है। अब जब दो सरल रेखाएं हम ग्राफ में बनाते हैं तो 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती है। कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है, देखिए, जब हम ग्राफ में दो सरल रेखाएं बनाते हैं, मान लीजिए दो सरल रेखाएं इस प्रकार की आ सकती है कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। 2 पॉइंट पे तो करेंगे नहीं, है ना। अगर इस तरह से तिरछी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो किसी एक पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करेगी। बात करते हैं दूसरी कंडीशन, जिसमें हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर आ जाएं, ठीक है, अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ही नहीं करें, समांतर पैरेलल चल रही हो। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे के ऊपर ही हैं, ओवरलैप हो रही हैं, दूसरी रेखा भी यहीं पर ही स्थित हो। तो ये 3 प्रकार की कंडीशंस हो सकती है। ऐसी जो कंडीशन होती है रेखाओं की, तब हम कहते हैं ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर, जो आपस में नहीं कटती है, ठीक। और उसके बाद में ये जो रेखाएं हैं इनको हम कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कौन सी रेखाएं, जो एक दूसरे के ऊपर ही रहती है, ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ही चलती रहती है। अब बात करते हैं इनके हल की। हल इस कंडीशन में कितने प्राप्त होते हैं, इस कंडीशन में कितने प्राप्त होते हैं। हल का मतलब हो गया दोनों रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु, या एक से ज़्यादा हो तो, ठीक है, वो भी उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब ऐसे x और y के मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, उसका हल कहलाता है। ग्राफिकली अगर हम बात करें या इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों रेखाओं पर स्थित है, अर्थात ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे कट रही हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो रही हैं, उस बिंदु पर x का मान और y का मान जो होता है वो इस रेखाओं के लिए या इस युग्म के लिए जो आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका हल कहलाएगा। और अब आप देख सकते हो कि इसमें हल कितने आएंगे, हलों की संख्या जो है वो 1 आएगी, अर्थात इसमें एक हल प्राप्त होगा। और एक भी कौन सा होगा, अद्वितीय होगा, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। किस तरह से, देखिए आप देख सकते हो जब ये दो रेखाएं हैं यहाँ पे कट चुकी हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेदित हो चुकी हैं, अब इन दो रेखाओं को आगे पीछे आप कितना भी बढ़ाएंगे तो ये दोबारा कटने वाली नहीं है। इसका मतलब ये एक जगह ही कटेगी, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त होगा। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो समांतर रेखाओं की जब बात हो रही है तो दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, जिनको आप किधर भी आगे पीछे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, है ना, जैसे ये है दूसरी कंडीशन, ठीक है। अब इस रेखा को आप चाहे इधर कितना ही बढ़ाओ, चाहे उधर कितना ही बढ़ाओ, चाहे इसको भी इधर उधर कितना भी बढ़ाओ, ये दोनों रेखाएं आपस में नहीं कटेंगी। तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे, हल कितने आएंगे, आप कहोगे इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, शून्य हल आएंगे, ये आप कह सकते हो कोई हल नहीं है।
क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये एक दूसरे से प्रतिच्छेदित ही नहीं होंगी। उसके बाद में बात करते हैं इस तीसरी कंडीशन की, संपाती रेखाओं की, जो एक दूसरे के ऊपर ही चल रही हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, कितने हल होंगे? तो आप देखेंगे हल का मतलब क्या है, जहाँ पे वो प्रतिच्छेदित होती है या उभयनिष्ठ बिंदु की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही चल रही है, हर जगह पे ये कट रही है, हर एक बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। अर्थात इसके कितने हल हैं, कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं? अनेक हल हैं, अनेक उभयनिष्ठ बिंदु है, या आप कह सकते हो अनंत हल है। तो इसमें कितने हल होंगे? आप कह सकते हो इसके अनेक हल होंगे, या आप कह सकते हो अनंत हल होंगे। क्लियर? ये तो बात हो गई इनकी जो डायग्राम है, इनकी प्रकृति और जो हल है उसकी प्रकृति के बारे में। अब बात करते हैं सवाल देख के आपको कैसे पता चलेगा कि भैया ये जो सरल रेखाएं या जो समीकरणें दे रखी हैं उनका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार की होंगे। तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए आपके पास दो रेखाएं जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। ये इस तरह से मान लीजिए दो समीकरणें हमें दे रखी है। तो आपको क्या करना होता है बेटा कि ये जो सबसे पहला काम ये होगा कि आप सारी समीकरण को इस रूप में लेके आ जाए। मतलब पहले x का जो पद है वो लेके आ जाओ, उसके बाद में y का पद और उसके बाद में अचर राशि। इस रूप में आप सारी जो दो समीकरणें दे रखी है उनको आप इस रूप में लेके आ जाओ। दूसरा काम क्या होगा, आपको गुणांकों की तुलना करनी है। गुणांक मतलब x का गुणांक पहली समीकरण में बटा दूसरी समीकरण में x का गुणांक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, पहली समीकरण में a1 है और दूसरी समीकरण में कौन है, a2 है। तो आप a1 अपॉन a2 करना है, b1 अपॉन b2 भी आपको चेक करना पड़ेगा और हो सकता है आपको c1 अपॉन c2 भी चेक करना पड़े। तो ये कब चेक करते हैं, किस तरह से, क्या और इसकी क्या क्या वैल्यूज होती है। देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का अर्थ तो आप समझ गए। ये है एक्चुअली x के गुणांकों का अनुपात है। पहली समीकरण में x का गुणांक क्या है बटा दूसरी समीकरण में x का गुणांक क्या है। इसी तरह से ये y के गुणांक है और ये है अचर पद। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये दो ही लेने, x का गुणांक बटे x का गुणांक और y का गुणांक बटे दूसरे समीकरण वाले y का गुणांक। इनको चेक करना है कि ये आपस में बराबर है या नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर नहीं होता है आपको इसकी तरफ जाना ही नहीं है। हो सकता है कि x का अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, पहले ही बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। कौन सी, जिसमें x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, पहले ही कट गया। ठीक है, ये एक तरह से आप इसको कटने से कनेक्ट कर सकते हो, पहले ही कट गया। पहली कंडीशन में कौन सी, ये x और y के हिसाब से अगर हम गुणांक लिया तो वो क्या हो गया, कट गया, अर्थात बराबर नहीं हुआ। उस कंडीशन में रेखाएं कौन सी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। ठीक, दूसरी कंडीशन है कि आपने ये चेक किया a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो है वो कटा नहीं, अर्थात दोनों बराबर आ गए, सेम वैल्यू आ गई। तब क्या करेंगे, तब आप c1 अपॉन c2 की बात करेंगे, तब आप बात करेंगे अचर पदों की। ठीक है, देखो x और y के गुणांकों के हिसाब से अगर हम बात करें तो दो प्रकार की कंडीशन होगी, या तो ये बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं है तो कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। बराबर है तब हम बात करेंगे अचर पदों की। हो सकता है ये बराबर नहीं हो, ये दो चीज़ तो वैल्यू बराबर हो, x बटा x और y बटा y के गुणांकों के जो अनुपात वो तो बराबर हो, लेकिन अचर पद बराबर नहीं हो। उस कंडीशन में ये होगी समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होगी, ये समांतर रेखाएं। और जब ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर है, साथ ही साथ c1 अपॉन c2 भी क्या आ गया, बराबर आ गया। मतलब तीनों ही अनुपात बराबर हो गए। जैसे कि मान लीजिए एक हम उदाहरण लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। एक मान लीजिए 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। इसमें आप अनुपात लीजिए, 2/4 कितना आएगा, 1/2, 3/6 कितना आएगा, 1/2, 5/10 कितना आएगा, 1/2। अर्थात तीनों ही गुणांक जो है, तीनों ही जो अनुपात है वो क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब आप ये समझेंगे कि जब सारी चीज़ें ही बराबर है, सारी चीज़ें मतलब तीनों ही चीज़ें ये अगर बराबर है, इसका मतलब वो रेखा ही सेम है, अर्थात वो एक ही रेखा आपको दो बार दे रखी है। ठीक है ना, तो वो दोनों रेखाओं का डायग्राम एक जैसा ही बनेगा, अर्थात वो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी, अर्थात ओवरलैप करेंगी, अर्थात ये कंडीशन होगी।
होगी संपाति वाली, और उसमें हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। ये बात तो हो गई इस चीज़ की। अब हम बात करते हैं कि इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 2-3 समीकरण दे रखी, जैसे अभी हमने 2 समीकरण ली थी, और पूछते हैं कि बताइए ये रेखाएं किस प्रकार की होंगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो आप क्या करोगे, इस तरह से आप चेक कर लोगे भाई x का अनुपात और y का अनुपात अगर बराबर नहीं है तो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। बराबर है लेकिन अचर पद बराबर नहीं है, तब तो क्या हो गई, समांतर रेखाएं। और सारी चीजें बराबर है तो क्या हो गई, वो संपाती रेखाएं हो गई और उसके अनंत हल होंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जब आपको 2 समीकरण दे रखी हो और आपसे पूछा जाए कि ग्राफीय विधि द्वारा इनको हल कीजिए या इनका हल ज्ञात कीजिए, तो हम किस तरह से करते हैं। देखिए बच्चों, अब जो हम एक सवाल ले रहे हैं जिसमें आपको 2 समीकरणें दे रखी है 2 चरों वाली, और आपसे कहा गया है कि इसको ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल कीजिए। मतलब आपको क्या क्या करना है, आपको बेसिकली एक ग्राफ बनाना है, और जहाँ पे ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित होती हैं तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित होती है उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। अगर प्रतिच्छेदित नहीं होती हैं अर्थात समांतर रेखाएं होती है तो उस हिसाब से चित्र बनेगा, तो उस हिसाब से हम कहेंगे भैया ये प्रतिच्छेदित नहीं हो रही है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। या दोनों रेखाएं एक ही रेखा के ऊपर आ रही है, ओवरलैप हो रही है, तो उसके अनंत हल होंगे। तो देखते हैं इस सवाल को किस तरह से करना होता है। देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम लेते हैं पहली समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 लेते हैं, और क्या करते हैं समीकरण 1 से जनरली जो प्रोसेस होता है ना, जो अधिकतर बच्चे फॉलो करते हैं या जो आपकी किताब में दे रखा है, वो प्रोसेस क्या है कि आप दी हुई समीकरण से, मान लीजिए हम समीकरण 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, x का या y का मान निकालते हैं। किस तरह से, देखिए जैसे मान लीजिए समीकरण 1 से हम बात करें तो समीकरण 1 से हमारे पास क्या आएगा, ये जो है समीकरण 2x + y - 8 = 0। यहाँ से मैं y का मान निकालता हूँ, बाकी सारी चीज़ें उधर पक्षांतन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे y रखते हैं LHS में, और ये 8 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये 8 हो गया प्लस का, और ये जो 2x है ये इधर जाएगा उस साइड में, पक्षांतन करोगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस के 2x हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि देखो सबसे पहला काम क्या है, x का या y का मान निकालना। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं, ठीक है। ये सारणी में हम क्या करते हैं, x के और y के कुछ मान लेते हैं। आपको मिनिमम 2 मान लेने होते हैं। कितने मान लेने हैं, मिनिमम 2 मान लेने हैं, 2 से ज़्यादा भी आप ले सकते हो। अब मान किस तरह से लेने होते हैं, देखिए जनरली जो प्रोसेस बताया जाता है वो क्या है कि भैया आप यहाँ पे x के अलग अलग मान रखोगे तो सॉल्व करने से आपको y के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। क्लियर। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि कई बार जो मान है वो थोड़े मुश्किल आ जाते हैं, ठीक है। तो हम आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक प्रोसेस बताता हूँ। क्या है कि आपने ये लिख दिया तो ठीक है, इससे आप मान ज्ञात करते हो तो ठीक है। आप क्या करो कि जो समीकरण दे रखी है ना, जैसे समीकरण 1 दे रखी है, इसी समीकरण में आप क्या करो, एक बार x का मान 0 कर दो, एक बार y का मान 0 कर दो, ठीक है। अधिकतर सवाल जो है आपकी बुक में है ना, वो इस प्रोसेस से हो जाएंगे। कोई जो है गलती या कुछ भी उसमें किंतु परंतु नहीं होगा। देखिए क्या करते हैं हम, समीकरण 1 में मान लीजिए मैंने x का मान 0 कर दिया। अब देखो ये भी समीकरण 1 ही है और ये भी समीकरण 1 ही है, एक ही बात है दोनों में, चाहे आप इसमें रखिए x का मान 0, चाहे इसमें रखिए। हम क्या करते हैं, मान लीजिए y का मान 0 करना है, तो मान लीजिए हमने y का मान 0 कर दिया, ठीक। तो इस समीकरण में आप देखिए कि जैसे आप y का मान 0 करते हो तो आपके पास क्या बचेगा, 2x - का 8, 2x - का 8 बराबर में क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ से आप x का मान ज्ञात करो, तो 2x पड़ा है यहाँ पे, 8 का पक्षांतन करोगे तो उधर जाके दूसरे पक्ष में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इस 2 का भाग देंगे, तो 8 में आप 2 का भाग देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो जब y का मान 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर। अब क्या करेंगे, आप इस बार x का मान 0 कर देंगे, ठीक। तो जैसे ही आप x का मान 0 करते हो यहाँ पे इस समीकरण में, चाहे इस समीकरण में, जिस किसी में भी आप करते हैं, तो मान लीजिए इस समीकरण में हम x का मान 0 करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी बेटा, देखिए y - 8 बराबर 0, ठीक। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 8। कब आएगा y बराबर 8, जब आपने x का मान 0 किया है। तो ये आपके पास 2 बिंदु आ चुके हैं। इन 2 बिंदुओं को आप ग्राफ में व्यक्त करें और उनको मिलाकर एक सरल रेखा प्राप्त करें। इन बिंदुओं को ग्राफ में व्यक्त करना बहुत आसान है, बहुत इजीली, आपके कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। किस तरह से व्यक्त करते हैं, देखिए
पहला बिंदु क्या है, x का मान 4, y का मान 0। y का मान 0 है तो एक तरह से आप थोड़ी देर के लिए y अक्ष को भूल जाइए। y का मान 0 है ना, तो y को भूल जाओ। x का मान कितना है, 4। तो आप खाली इतना देखो कि x अक्ष पे 4 कहाँ है, तो आप देखेंगे x अक्ष पे 4, धनात्मक 4 प्लस का 4 वो यहाँ पर है। तो एक बिंदु आपका ये हो गया, ठीक। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है उसमें क्या है, x का मान 0 है, y का मान कितना है, 8 है। तो x का मान 0 है, इसका मतलब आप x अक्ष को एक बार भूल जाइए। y बराबर कितना है, 8। तो y अक्ष पर 8 कहाँ मिलेगा, ये रहा, ठीक। ये y अक्ष पर 8, ये आपका दूसरा बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो ये आपके पास सरल रेखा आ गई। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ कि एक बार x का मान 0 कर देना, y का मान निकाल लेना, एक बार y का मान 0 कर देना, x का मान निकाल लेना, ठीक है। देखिए अब ये जो समीकरण आई हमारे पास, ये समीकरण कौन सी है, इसका आपको नाम भी लिख देना है इसी सरल रेखा पर, है ना। ये जो सरल रेखा प्राप्त हुई, समीकरण कौन सी थी, 2x + y - 8। तो आप कह देंगे कि भैया ये कौन सी समीकरण है, 2x + y - 8 = 0। ये वह समीकरण हो गई। इसी तरह से आपको क्या करना है, समीकरण 2 से लेना है। समीकरण 2 आप लेंगे, समीकरण 2 से भी आपको क्या करना है, एक सारणी बनानी है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। 2 बिंदु लेते हैं मिनिमम। समीकरण 2 से कौन सी है समीकरण 2, ये 2x - 5y + 4 = 0। इसमें भी आप क्या करोगे, एक बार x का मान 0 कर दोगे, एक बार y का मान 0 कर दोगे, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए मैं x का मान 0 कर देता हूँ, इस समीकरण में x का मान 0 कर देते, तो ये समीकरण तो खत्म हो गया। ये जो पद है 2x वाला, ये तो खत्म हो गया। आपके पास क्या बचेगा बेटा, देखिए माइनस का 5y बचेगा, प्लस का 4 बचेगा ये वाला, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तब यहाँ से y का मान निकालिए, क्या आता है, देखिए माइनस का 5y पड़ा है, ये 4 आप पक्षांतन करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे y का जब मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -4/-5, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, और जैसे आप इसमें भाग देते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.8, ठीक। तो x का y का मान कितना आया, जब x का मान 0 है तो y का मान कितना आया, 0.8। अब ये पॉइंट कहाँ होगा, ये भी आपको देखना है। दूसरा पॉइंट और ले लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। क्या है उसमें, देखिए हमने अभी क्या किया, x का मान 0 किया है, इस बार हम क्या कर देते हैं, y का मान 0 कर देते हैं। तो y का मान 0 करोगे जैसे इस समीकरण में, तो ये पद तो वैनिश हो गया, खत्म हो गया। क्या बचेगा आपके पास, 2x + 4। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2x + 4, ठीक है। बराबर में क्या रह जाएगा, 0। y तो खत्म हो गया ना, y का मान 0 रखने वाले हम, तो y का मान 0 रखते ये पद तो खत्म हो गया। क्या बचा, 2x + 4 = 0। अब यहाँ से आप x का मान निकालिए, तो देखिए 2x बराबर कितना आ जाएगा, -4 उधर पक्षांतन में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और फिर x बराबर कितना आ जाएगा, -4/2 बराबर -2। तो x का मान कितना आ रहा है, -2। किस कंडीशन में, जब y का मान आपने 0 लिया है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के या कुछ जो बंदे हैं उनकी ये दिक्कत रहती है कि सर ये पॉइंटों में आ गया तो हम कैसे करेंगे पॉइंट वगैरह। देखिए बेटा, अगर पॉइंट अशांत दशमलव में आता हो, जैसे 0.33334 इस तरह से चलता हो तो एक अलग बात है, तो थोड़ी सी हमें क्या है, पॉइंट दूसरा लेना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है, जिसमें दशमलव जो है वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। एक टर्मिनेटिंग दशमलव है ना, इसका मतलब जैसे एक बार पॉइंट लगने के बाद में अगले अंक पे भाग खत्म हो गया, है ना, तो उस कंडीशन में आप ऐसे पॉइंट ले सकते हो। उनकी लोकेशन ढूंढना भी बहुत ईजी है, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और चाहो तो आप ये बिना पॉइंट वाला भी मान ले सकते हो, कि जैसे मान लीजिए आपने x का मान इस समीकरण में भी, सर हमें ये पॉइंट वाला नहीं चाहिए, हमें तो पूरा मान चाहिए, तब आपको x के या y के कोई दूसरे मान लेने पड़ेंगे। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो थोड़ा ईजी पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेना चाहते हैं तो मान लीजिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें x का मान 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, देखते हैं किससे पॉइंट नहीं आता है, ठीक है। तो x का मान लीजिए यहाँ पे आप 3 ले लीजिए, समीकरण 2 में x का मान कितना ले लो, 3 ले लो। तो 3 लोगे तो क्या मान आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 लेते 2 × 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 2x है ना, तो x का मान 3 लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 -5y + 4 = 0। तो ये कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10 हो जाएंगे। जो उस पक्ष में भेजोगे तो कितने हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे, अर्थात -5y = -10
और यहाँ से अगर आप y का मान निकालते हो तो -10 बटे -5, ये इधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आप ये पॉइंट भी ले सकते हो कि भैया x बराबर हमने कितना लिया 3 और y x बराबर कितना लिया 3 और y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो आप इसके स्थान पर ये पॉइंट भी ले सकते हो कि कम से कम 2 पॉइंट लेना है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो काफ़ी इजी पॉइंट रहते हैं। अगर दशमलव नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दशमलव आ जाता है तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव कौन सा पॉइंट के बाद में रिपीट होने वाली संख्या आ जाती है तब आप कोई दूसरा मान ले सकते हो। जिन क्वेश्चनों में ऐसा नहीं हो रहा उसमें आप ये प्रोसेस लगाइए, बहुत ईजी है। ठीक, अब हम बात करते हैं, इसको एक बार रहने देते हैं, ये 2 पॉइंट्स ही लेते हैं। अब ये पॉइंट कहाँ पे होगा, देखो x बराबर कितना है 0 और y बराबर कितना है 0.8। तो x बराबर 0 है मतलब x अक्ष को आप एक बार भूल जाइए, तो x अक्ष को भूल जाइए। y बराबर कितना है 0.8, तो y अक्ष पे देखिए 0.8 कहाँ होगा। तो पहली बात देखिए कि ये जो ग्राफ आपके पास ग्राफ पेपर होता है, यहाँ पे वो छोटी छोटी लाइनें नहीं हैं, बोर्ड पे मैंने नहीं बनाई है और काफ़ी मुश्किल रहता है ना। तो आपके पास जो ग्राफ पेपर है उसमें आप देख सकते हो कि 1-1 सेंटीमीटर के बॉक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी सब जगह। और जो गहरी गहरी लाइनें होती है ना, उसमें डार्क सबसे ज़्यादा जो गहरी लाइनें होती है वो होती है 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे होती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे 1, 2, 3, 4 लिख रखा है, ठीक। तो उस केस में जो बारीक वाली लाइनें होगी ना, बिल्कुल बारीक वाली, वो होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 इस तरह से। तो उसमें जो 8वें नंबर पे लाइन आएगी ना y अक्ष पर, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.8 होगी। उस कंडीशन में y का मान कितना होगा उस लाइन पे 0.8 होगा। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आएगा, मतलब जो बारीक वाली लाइन होगी ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें 8वीं जो लाइन होगी वो कौन सा हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। क्लियर। तो एक पॉइंट तो आपके पास ये आ गया पहले वाला, जब x का मान 0 है मतलब x अक्ष को भूल जाओ, y अक्ष पे देख लो कितनी वैल्यू है। दूसरा पॉइंट क्या है, y बराबर 0 है मतलब y अक्ष को आप छोड़ दीजिए, x बराबर कितना है -2। तो x अक्ष पे देखिए -2 कहाँ है, x अक्ष पे -2 ये रहा, -1 -2 x अक्ष पर। ये 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो फिर एक सरल रेखा आ जाएगी, ठीक। इस सरल रेखा का नाम क्या होगा, देखिए दूसरी समीकरण थी ना हमारे पास, तो ये समीकरण लिख देते हैं हम। ये समीकरण कौन सी थी, यह है 2x - के 5y + के 4 = 0। ये दूसरी समीकरण हो गई, ठीक। अब ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है इसके हल की। तो जैसे ही दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे या उस बिंदु पर x का मान और y का मान जो होगा वही आपकी जो दी गई समीकरण है उनका हल होगा। क्लियर। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए ये पॉइंट आया हमारे पास, दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो रही हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो रही है। तो इस बिंदु पर x का मान कितना है, कैसे चेक करते हैं, यहाँ से आप लंबवत दूरी लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी। जैसे ही मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ x अक्ष पर और y अक्ष पर, तो ये x अक्ष को जाके मिलता है 3 पर और y अक्ष को जाके मिलता है ये 2 पर। अर्थात x का मान कितना है 3 है, x बराबर कितना आ रहा है 3 है और y बराबर कितना आ रहा है 2। ये आपका आंसर हो गया, ये दी गई समीकरणों का हल हो गया। क्लियर। और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो वो हो जाएगा 3,2। पहले x का मान लिखते हैं निर्देशांक लिखते समय और दूसरे नंबर पे किसका लिखते हैं y का मान लिखते हैं। क्लियर। अब इस सवाल में अगर ये पूछा जाए कि भैया इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए दोनों समीकरणों को और इसका हल ज्ञात कीजिए, तो ये प्रोसेस है। वैसे इस सवाल में एक बात और भी पूछी हुई है, वो ये पूछी हुई है कि हल ज्ञात करने के साथ साथ आप ये बताइए कि ये जो रेखाएं हैं वो y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, ठीक। तो इसके लिए हमारे ये जो सारणी हमने बनाई थी ना 0 लेते हुए, एक बार x का मान 0 लिया, एक बार y का मान 0 लिया, ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगी कि जैसे ही y अक्ष पर पूछा गया ना y अक्ष को कहाँ पर काटती है, y अक्ष को कहाँ पर काटती है, इसका मतलब y अक्ष पर क्या होता है x का मान 0 होता है। तो आप पहली सारणी में देख लीजिए x का मान 0 कहाँ है, यहाँ पर है, तो y का मान कितना है 8। अर्थात ये जो पहली समीकरण है, पहली जो समीकरण से जो सरल रेखा आएगी वो y अक्ष को कहाँ पर काटेगी 8 पर। अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 0,8। क्लियर। और इसी तरह से समीकरण 2 की अगर हम बात करें कि समीकरण 2 जो है उससे निरूपित जो सरल रेखा है वो y अक्ष को कहां पर काटेगी, तो उसके लिए देखिए y अक्ष की बात हो रही है तो x का मान 0, ये पॉइंट हमने ले रखा है। कितना है इस बिंदु के निर्देशांक 0,0.8।
ये दूसरी समीकरण द्वारा वह पॉइंट प्राप्त हो गया जिस पॉइंट पर ये वाई अक्ष को काटती है। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अधिकतर क्वेश्चन जो है वो आपके इस मेथड से हो जाएंगे कि जब x का मान 0 और एक बार y का मान 0 ले लीजिए। जहाँ पे पॉइंट आते हैं आप चाहे तो वो एज इट इज रख सकते हैं, अगर पॉइंट जो है जो डेसिमल पार्ट आ रहा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या मतलब शांत दशमलव हो, है ना, वो भी कौन सा, एक बिंदु के बाद में। जैसे 1.5 आ जाता है तो 1.5 कहाँ व्यक्त करोगे, एक के बाद में जो छोटी छोटी लाइनें हैं बारीक वाली, उसमें पांचवी लाइन वो कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आप ले सकते हो। और चाहो आपकी भी सर हमें तो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं चाहिए, तो फिर आप कोई दूसरी वैल्यू ले सकते हो। जैसे अभी हमने लिया था x का मान 3 लेके देखा, y का मान बराबर पूरा 2 आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं आ रहा, तो इस तरह से आप उसमें अलग अलग वैल्यूज ले सकते हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं, एक और सवाल लेते हैं ग्राफिकल मेथड का, और उसके बाद में हम बात करेंगे रैखिक असमीकाओं की। देखिए बच्चों, अब लेते हैं हम अगला सवाल, जिसमें आपको फिर से दो समीकरणें दे रखी है, युगपत समीकरण है, दो चरों वाली, x और y वाली, है ना, और आपसे वही पूछा गया भी इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए इसका हल ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ इस सवाल में एक बात और पूछी गई है कि जो इनका हल आता है दोनों समीकरणों को हल करने पर, और y अक्ष द्वारा निरूपित एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी आपसे पूछे गए हैं। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। सबसे पहले वही बात कि भैया इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए समीकरण 1 लेते हैं और समीकरण 1 से हम एक सारणी बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में देखा था। क्या करते हैं, x का मान एक बार 0 कर देंगे और एक बार y का मान 0 कर देंगे। देखिए जैसे ही मैं समीकरण 1 में x का मान 0 करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। देखिए जैसे ही मैंने x का मान 0 कर दिया, मेरे पास आ गया -5y बराबर 20। x का मान 0 करते ही y का ये जो आएगा ना, क्या आएगा, -5y बराबर 20। अब देखिए यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 20 बटे -5, कितनी वैल्यू आ जाएगी, -4। कब आएगी ये वैल्यू, जब x का मान 0 है। तो देखिए x का मान 0 होने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। इसी तरह से अब क्या करेंगे, y का मान 0 कर देते हैं और देखते हैं x की वैल्यू कितनी आती है। तो देखिए y का मान 0 कर देते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू बचेगी, कौन कौन से पद बचेंगे। देखिए एक तो बचेगा 4x और एक इधर बचेगा 20, मतलब 4x बराबर 20। कब आएगी ये वैल्यू, जब आप y को 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा पद तो वैनिश हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बचेगा, 4x बराबर 20। अब देखिए यहाँ से x का मान कितना आएगा, x बराबर 20 बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 5। अर्थात x का मान कितना है, 5। कब, जब y का मान 0 है। x बराबर 5 जब y का मान 0। अब ये दो पॉइंट्स आपको ग्राफ में बताने हैं कहाँ पे स्थित है, और उन दोनों को मिलाकर एक सरल रेखा बनानी है। तो देखिए किस तरह से व्यक्त करते हैं, x बराबर 0 है। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो x बराबर 0 मतलब आप थोड़ी देर के लिए x अक्ष को भूल जाइए और केवल कंसंट्रेट किस पे कीजिए, y अक्ष पर। अर्थात y का मान कितना है, -4। तो अब आप देखिए y अक्ष पे -4 कहाँ है, तो आप देखोगे y अक्ष पे -4 हो गया आपके पास यहाँ पे, ये हो गया आपका y डैश और ये y अक्ष। देखिए ये x अक्ष हो गया, ठीक है, और ये y अक्ष हो गया। y अक्ष पे कितना है, -4, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो एक पॉइंट ये आ गया यहाँ पे आपके पास। दूसरा पॉइंट क्या है, x का मान 5 और y का मान 0। क्योंकि y का मान 0 है तो एक बार आप y अक्ष को भूल जाइए। y अक्ष का यहाँ पे अभी कोई औचित्य नहीं है इस पॉइंट के लिए, अभी आप y अक्ष को भूल जाइए। x बराबर 5 मतलब x अक्ष के लिए बात कीजिए, x अक्ष पर 5 कहाँ है, तो आप देखेंगे x अक्ष पर 5 यहाँ मिलेगा। तो एक पॉइंट ये आ गया आपके पास। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये सरल रेखा आपके पास प्राप्त हो जाएगी इजीली। और इस सरल रेखा का आप नाम रखेंगे, ये सरल रेखा किस समीकरण से प्राप्त हुई थी, ये पॉइंट किस समीकरण से हुए थे, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान लिख देंगे। कौन सी थी समीकरण, वो लिख देंगे आप। क्या वैल्यू थी भैया, समीकरण क्या थी, 4x - 5y = 20। क्लियर। तो ये आपके पास पहली समीकरण का ग्राफ आ गया। इसी तरह से दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, 3x + 5y = 15। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले सारणी बनाएंगे। किस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। एक बार हम x का मान 0 कर देंगे, एक बार y का मान 0 कर देंगे, तो ये सारणी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके पॉइंट्स कहाँ पे होंगे। ये पॉइंट जो है वो ग्राफ में कहाँ होंगे। देखिए x का मान 0 होने पर y की वैल्यू आएगी 3, मतलब x का मान जब 0 है तो x अक्ष को भूल जाइए, y बराबर 3 पे कंसंट्रेट कीजिए। y बराबर 3 का मतलब y अक्ष पर 3 कहाँ है, यहाँ पे। तो एक पॉइंट आपके पास ये आ गया।
क्लियर। इसी तरह से अगला पॉइंट क्या है, y का मान 0 होने पर x का मान कितना आ रहा है 5, क्योंकि y का मान 0 है तो yx को आप भूल जाइए, x का मान कितना है 5, तो उस पर कंसिडर कीजिए। तो x का मान 5, यहाँ पे ये पहले वाला ही पॉइंट है जो पहले भी आ चुका था। तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाओगे तो एक सरल रेखा आपके पास इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। और इस सरल रेखा का नाम क्या होगा, इस सरल रेखा के ऊपर आप क्या नाम लिखोगे, कौन सी समीकरण लिखोगे, समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 2 से ये पॉइंट आए ना जिनको मिलाने से आपने ये नई वाली सरल रेखा प्राप्त की है। ठीक है, तो इस समीकरण पर, इस सरल रेखा पर आप समीकरण 2 जो थी वो लिख देंगे। कौन सी समीकरण थी भैया, 3x + 5y = 15। क्लियर। इस तरह से ये दोनों सरल रेखाएं प्राप्त हो गई, जो एक कॉन्सिडेंस है कि उसी पॉइंट पे मिल रही है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। किस पॉइंट पर, ये एक संयोग ही है कि ये वही पॉइंट प्राप्त हो रहा है जो हमने जो ग्राफ बनाते समय जो पॉइंट्स काम में लिए थे वो पॉइंट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ अर्थात ये जो सरल रेखाएं जहाँ पे कटेगी वो पॉइंट कौन सा है, 5,0, या इस कंडीशन में x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 0। अर्थात अगर आपसे कहे कि इस समीकरणों, इन दोनों समीकरणों का हल कौन सा है, तो आप कहेंगे x = 5 और y = 0। अगर निर्देशांक की बात करें तो निर्देशांक हो जाएगा 5,0। पहला पॉइंट x का, पहला जो निर्देशांक होता है वो x का और दूसरा निर्देशांक y का। अब बात करते हैं, इस सवाल में एक बात और पूछी हुई थी कि भैया y अक्ष और ये जो दो रेखाएं हैं इनको लेने पर जो त्रिभुज बनता है उसके शीर्षों के निर्देशांक बताइए। ठीक, तो y अक्ष ये रहा आपके पास और ये दो रेखाएं, इन दोनों तीनों को पे हम बात करें तो एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, देखिए नाम दे देता हूं मैं इस त्रिभुज का, यहाँ पे पॉइंट देता हूं, देखिए a, ये हो गया b और ये हो गया c। ठीक है, ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, एक y अक्ष पर है ये 2 पॉइंट और एक ये पॉइंट जो x अक्ष पे आ रहा है जो प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC। ठीक है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक अगर हम पूछा जा रहा है इस सवाल में, तो देखिए a का मान कितना आ रहा है, a के निर्देशांक बताइए, x का मान कितना है यहाँ पे, क्योंकि ये a जो है y अक्ष पर है तो यहाँ पे x का मान कितना होगा 0 होगा और y का मान कितना आएगा 3। ठीक है, y अक्ष पर कौन सा बिंदु ये 3 है। ठीक, इसी तरह से पॉइंट B की अगर मैं बात करूं तो बिंदु B जो है उसके निर्देशांक क्या होंगे, ये बिंदु B देखिए फिर से y अक्ष पर ही है तो x का मान यहाँ पे कितना होना है 0 होना है। तो y अक्ष पर हम जानते हैं x का मान कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा 0 और y का मान कितना आ जाएगा -4। तो ये दूसरा शीर्ष हो गया त्रिभुज का। तीसरा शीर्ष जो है वो ये प्रतिच्छेद बिंदु जो अभी हमने पहले ही देख रखा है ना, लिख रखा है, फिर से लिख देते हैं, C के निर्देशांक हो गए 5,0। क्लियर। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ में जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया दोनों समीकरणों को और इनका हल प्राप्त किया, और जो त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक भी हमने ज्ञात किए, उसके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी हमने ज्ञात किए। अब हम बात करते हैं रैखिक असमीकाओं के बारे में, जो आपके हायर क्लासेस में है, ज़्यादातर 11th में 12th में आपके काम आएगी। 10th क्लास जो है उसमें इसका बेसिक स्टार्ट किया है। तो देखते हैं क्या होती है रैखिक समीकरण, रैखिक असमीकाएं और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। आइए देखते हैं बच्चों। अब जो अगला टॉपिक है वो है 2 चरों वाली रैखिक असमीकाएं। ये क्या होती है, इसको समझने से पहले हम एक थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने छोटी क्लासों में इस प्रकार के चिन्ह देखे होंगे, है ना। ये चिन्ह क्या होते हैं आप में से अधिकतरों को पता होगा, अधिकतर बच्चों को अगर नहीं पता है तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने ये चिन्ह लगा रखा है और ये बात लिख रखी है। इसका अर्थ क्या होता है कि A जो है वो B से बड़ा है, मतलब जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष से बड़ा है। ये जो जहाँ पे ओपन रहता है इसका अर्थ वहाँ पे क्या है, वो पक्ष कौन सा है, बड़ा है। जहाँ पे ये खुला हुआ होता है अर्थात वह बड़ी संख्या है, उस साइड में क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी राशि है, बड़ा मान है। ठीक, अगर आपने इस तरह से लिख रखा है मान लीजिए, इसका अर्थ क्या है, बड़ा मान क्या है, किधर है, इस साइड में। अर्थात इस बात का अर्थ होगा x जो है वो y से छोटा है, y क्या है, बड़ा है और x क्या है, छोटा है। ये चिन्ह होता है बड़े का, ये चिन्ह होता है छोटे का। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो a इज ग्रेटर देन b, या फिर इसको आप कह सकते हो x इज लेस देन y। अब बात करते हैं इन दो चिन्हों के। ये दो जो चिन्ह हैं वो इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं, बट यहाँ पे एक एक ये लाइन सी और आ रखी है। इसका क्या अर्थ होता है, देखिए मान लीजिए मैंने इस तरह से कोई जो कथन है वो लिख रखा है कि p इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू, ये क्या किसका चिन्ह है? बराबर का चिन्ह है। बराबर में जो दो लाइनें होती है उसमें से एक लाइन यहाँ पे काम में ली गई है। इस लाइन का अर्थ होगा, इस बात का अर्थ होगा कि P जो है वो Q से या तो बड़ा है या फिर बराबर है। दोनों अर्थ नहीं है, दोनों चीजें एक साथ नहीं है कि P जो है वो Q के बराबर भी है और बड़ा भी है, नहीं। यहाँ पे दोनों में से एक चिन्ह काम आता है। इसका अर्थ होता है कि दोनों में से कोई एक बात है, या तो P जो है वो Q से क्या है? बड़ा है, या फिर क्या है? बराबर है। इसी तरह से अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिख रखा है कि R और यहाँ पे S लिख रखा है, इसका अर्थ क्या है? R इज लेस देन और इक्वल टू S, अर्थात R जो है वो S से या तो छोटा है या फिर बराबर है। क्लियर? अब ये चीज हमारे क्लियर हो गई। अब इसका उपयोग होगा अभी हमारे रेखिक असमीकरणों वाला जो टॉपिक है इसमें। अब बात करते हैं, टॉपिक क्या है कि दो चरों वाली रेखिक असमीकरण। इसमें से कुछ बातें तो अभी हम देख चुके हैं इसी वीडियो में। देखो, दो चर का मतलब x और y जैसे अभी हम ले रहे हैं, तो ये दो चर हो गए। उसके बाद में रेखिक का अर्थ भी आपको समझ में आया हुआ होगा। अभी हमने ग्राफ बनाए हैं कि रेखिक का अर्थ हो गया ऐसी जो समीकरण है या बहुपद है जिनका आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। अब बात आती है असमीकरणों की। अब ये असमीकरण क्या चीज है? देखिए, दो चरों वाली रेखिक असमीकरणों के स्थान पर एक बार हम लिखते हैं दो चर वाली रेखिक समीकरण। क्या होती है? देखिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये एक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। ठीक है, एक पक्ष बायां पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में बराबर का चिन्ह है, अतः ये क्या है? एक समीकरण है। और ये समीकरण भी दो चरों वाली रेखिक समीकरण है। दो चर है ना, x और y, और रेखिक क्यों है? किसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्लियर? अब यहाँ पे चूंकि बराबर का चिन्ह है, बराबर अर्थात समान, दोनों पक्ष क्या है? बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है? समान है। समान जो शब्द है इसी से आपके निकल के आता है समीकरण। इसी वजह से यहाँ पे हम क्या कहते हैं? इसको समीकरण कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बराबर के स्थान पर असमान अर्थात छोटे बड़े वाले चिन्ह, भाई जब समान नहीं है तो क्या होगा? या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। अर्थात इन चार चिन्हों में से, इन चार प्रकार के चिन्हों में से कोई भी एक चिन्ह अगर यहाँ पे बराबर के स्थान पर आए, अर्थात यहाँ पे या तो ये चिन्ह हो या फिर इस प्रकार का चिन्ह हो, मतलब बड़े का हो, छोटे का हो, या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो, या फिर लेस देन और इक्वल टू का साइन हो। कहने का मतलब इन चारों में से कोई भी एक चिन्ह अगर यहाँ पे होगा, उस कंडीशन में फिर ये समीकरण न कह के इसको हम कह देंगे असमीकाएं। अर्थात जब दोनों पक्ष समान है तब तो समीकरण है, लेकिन जब असमान वाले चिन्ह आ जाते हैं, ठीक है, तो असमान शब्द से निकल के आ रहा है आपके पास असमीकाएं। क्लियर? मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या हो गई? दोनों पक्ष समान है तो वो हो गई समीकरण। दोनों पक्ष समान नहीं है, बड़े छोटे का चिन्ह आ रहा है, तब उसी बात को हम क्या कह देंगे? समीकरण न कह के हम क्या कहेंगे? असमीकाएं। तो दो चरों वाली रेखिक असमीकाएं कौन सी होगी? जिसमें यहाँ पे बराबर के स्थान पर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई एक चिन्ह आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब ये क्या है? दो चर वाली असमीका है, वो भी कौन सी है? रेखिक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी x और y की अधिकतम घातें कितनी है? 1 है। अब बात करते हैं कि एक चर वाली रेखिक असमीकाएं कौन सी होती है? फिर जब ये दो चर वाली रेखिक असमीकाएं हैं तो एक चर वाली रेखिक असमीकाएं कौन सी होगी? तो भैया एक चर वाली रेखिक समीकरण कौन सी होती है? जैसे देखिए ax प्लस b बराबर 0, ये क्या हो गई? एक चर वाली, x है ना केवल, y नहीं है, तो एक चर वाली ये रेखिक समीकरण है। अब समीकरण में बराबर के स्थान पर इन चारों में से कोई सा भी एक चिन्ह आ गया, तब ये क्या हो जाएगी? असमीका हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एक चर वाली हो जाएगी। क्लियर? तो ये एक चर वाली, दो चर वाली रेखिक असमीकाएं क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इनको ग्राफ में किस तरह से दर्शाते हैं। इसको आप समझिए, बहुत आसान है, आप इस वीडियो को देखते रहिए, बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं इसको ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रेखिक असमीकाओं को। देखिए बच्चों, अब हम लेते हैं एक रेखिक असमीकरण या रेखिक असमीकाएं और अब देखते हैं कि उसको ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आपको एक असमीका दे रखी है 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। हमें करना है कि इसको ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका सवाल है। आपको दिया गया है एक असमीका और कहा गया है कि इसका ग्राफीय विधि से निरूपण करते हुए इसका हल ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो बड़े और छोटे का चिन्ह है,
देखो अभी हमने बात की थी कि जो असमिकाएं हैं उसमें आपके पास इस प्रकार के 4 चिन्ह में से कोई एक चिन्ह आपको मिलेगा। इनमें से कोई सा भी चिन्ह हो, आप क्या करेंगे, उस चिन्ह को हटा के वहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और लैंग्वेज लिखेंगे कि दी गई असमिका के संगत समीकरण, अर्थात असमिका जो दे रखी है उसके संगत समीकरण। ये लिख के आप क्या करेंगे, ये जो चिन्ह है इसके स्थान पर क्या कर देंगे, बराबर का चिन्ह कर देंगे। तब आपके पास समीकरण आ जाएगी 3x + 2x + 3y = 6। इनमें से कोई भी चिन्ह हो, आप वहाँ पे क्या कर देंगे, बराबर का चिन्ह करके समीकरण में कन्वर्ट कर देंगे और इसके बाद में इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, जो अभी हमने पिछले दो जो डायग्राम देखे हैं, 2 ग्राफ बनाए हैं, बिल्कुल उसी प्रोसेस से ये चित्र जो है वो बनने वाला है। देखिए ये हमारे पास एक समीकरण आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण से हम एक सारणी बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम x का मान 0 कर देंगे। जैसे आप x का मान 0 करते हो, देखिए x का मान 0 करने से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा पद जो है वो वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 3y = 6। अर्थात उसके बाद में क्या करोगे, 3 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 6/3 और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो x का मान 0 होने पर y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगली बार आप क्या करोगे, y का मान 0 कर दोगे। जैसे ही y का मान 0 करोगे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2x = 6। अर्थात उस कंडीशन में आप क्या करोगे, 2 को यहाँ भेजोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x = 6/2 अर्थात 3। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कब, जब y का मान 0 है। इसके बाद में क्या काम है, सेम वही प्रोसेस है। आप इसको ग्राफ में व्यक्त करेंगे, इन 2 बिंदुओं को किस तरह से व्यक्त करते हैं, x का मान 0 है, इसका मतलब आप एक बार x को भूल जाइए। y का मान 2 है तो y अक्ष पे आप 2 देखिए कहाँ पर है। जैसे ये हमने एक ग्राफ बना रखा है जिसमें ये आपके x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु O हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं y = 2। तो y = 2 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो ये एक पॉइंट आ गया आपके पास। अगला पॉइंट, y का मान 0 है, इसका मतलब y अक्ष को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कंसंट्रेट कीजिए x = 3 पर, या x अक्ष पर देखिए 3 कहाँ है, +3। +3 यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे -3 होगा, +3 x अक्ष पर ये रहा और ये आपका एक पॉइंट आ चुका है। अब क्या करोगे, इन दोनों को मिला दोगे तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। यहाँ तक का काम तो जो अभी हमने पिछले 2 जो डायग्राम देखे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इसके बाद में क्या काम करना है, एक तो ये जो समीकरण प्राप्त हुई, ये समीकरण कौन सी है बेटा, ये समीकरण है 2x + 3y = 6। तो यहाँ पे हम मान लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं 2x + 3y = 6। क्लियर। एक तो इसका चित्र बन गया यहाँ तक। अब इसमें फर्क क्या है, सवाल में आपके यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं था, क्या था, <= और = का चिन्ह था। अब देखिए क्या फर्क आने वाला है, उसको आप समझिए। केवल उतनी सी बात है, वो चेंज है, बाकी सारा पहले वाला जैसा ही है। क्या चेंज है बेटा, देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक चिन्ह हो, यदि मतलब बड़े का या छोटे का, बराबर का चिन्ह नहीं हो, केवल ये छोटे बड़े का चिन्ह हो। यहाँ पे तो बराबर का चिन्ह भी साथ में आ रहा है, इन दोनों को छोड़िए। अगर आपके पास ये दोनों चिन्ह हो तो क्या करेंगे, ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे आपने जो लाइन खींची है, जो सरल रेखा खींची है, वो उस कंडीशन में इस तरह से बिल्कुल गहरी लाइन नहीं खींचेंगे। आप इस लाइन को डैश डैश करते हुए या डॉट डॉट करते हुए, अर्थात टूटी हुई लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है ना, डैश डैश करती हुई लाइन खींचेंगे। कब, किस कंडीशन में, जब आपके पास यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक चिन्ह हो, तब आप क्या करोगे, ऐसे डैश डैश करती हुई लाइन खींचोगे। क्लियर। और कोई फर्क नहीं है, फिर यहाँ पे ऐसा चिन्ह होगा तो आप क्या करोगे, डैश डैश करती हुई लाइन खींचोगे। और अगर इनमें से कोई एक चिन्ह है जिनमें बराबर भी शामिल होता है, तब आप जो लाइन आप जैसे नॉर्मली खींचते हो, गहरी लाइन जो आप खींचते हो, बिल्कुल उसी तरह से आपको गहरी लाइन ही खींचनी है। क्लियर। एक तो ये चेंज हो गया, फर्क आ गया। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में देखिए क्या काम करते हैं कि ये जो सरल रेखा है ना, ये जो अभी हमने सरल रेखा खींची है, इसने इस पूरे समतल को, या मैं कहूँ तो इस बोर्ड को 2 भागों में बांटा है। मान लीजिए ये भाग जो है, अर्थात एक भाग तो गया इस रेखा से ऊपर की तरफ, एक साइड हो गई, और दूसरी साइड हो गई मान लीजिए ये वाली सेकंड भाग हो गया जो इस रेखा से नीचे की तरफ है। 2 भागों में बांटा है। आपको क्या करना है, इन दोनों भागों में से एक पॉइंट लेना है।
जिसके निर्देशांक आपको ध्यान में होने चाहिए। कहाँ से लेना है? इन दो भागों में से कोई सा भी एक पॉइंट लेना है। इस रेखा पर स्थित कोई भी पॉइंट नहीं लेना है। कहाँ से लेना है? इन दो भागों में से। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं मूल बिंदु O, ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। मूल बिंदु O जो है इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। 0, 0 या ये मूल बिंदु हम क्यों लेते हैं? ताकि हमारा जो कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन जो है वो कम से कम हो जाए। वैसे आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, शर्त बस इतनी है कि इस रेखा पर स्थित कोई पॉइंट मत लेना। चाहे यहाँ से ले लेना, चाहे यहाँ से लेना, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से, वहाँ से, कहीं से भी, बट इस रेखा के ऊपर जो पॉइंट है वो मत लेना। क्लियर? अब मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया मूल बिंदु O। अब क्या करना है? आप तो एक तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपने पॉइंट लिया है वो कौन से भाग में से लिया है। जैसे अभी हमने जो पॉइंट लिया है वो भाग सेकंड में से है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अब क्या करना है? ये जो पॉइंट लिया है जिसमें x का मान 0, y का मान भी 0 है, ये पॉइंट और ये x और y के मान आप दी हुई असमीका में रखेंगे। दी हुई असमीका कौन सी है? 2x + 3y ≤ 6। समीकरण में नहीं रखना है, असमीका में रखना है। जो बड़े छोटे वाले चिन्ह वाला जो सवाल दे रखा है उसमें रखना है। किस तरह से रखना है? x का मान 0 रखोगे तो 2 × 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 3 की जगह 3 होगा और y के स्थान पर आप जैसे 0 रखोगे तो 3 × 0 हो गया, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उसके बाद में आपके पास बाकी चीज़ सेम टू सेम एज इट इज़ पड़ी है। यहाँ से इसको जैसे ही सोल्व करोगे आपके पास एक वैल्यू आएगी, एक कथन आएगा कि भैया अभी हमारे पास क्या आ रहा है कि 0 जो है वो 6 से छोटा या बराबर है। जैसे ये एक इस तरह का कथन प्राप्त होता है तो आपके पास दो प्रकार की कंडीशन होंगी, या तो ये कथन सत्य होगा या फिर ये कथन असत्य होगा। अभी आप देख सकते हो सत्य है। कैसे है? क्या 0 6 के बराबर है? नहीं है, लेकिन 0 6 से तो छोटा है ना। इस जो चिन्ह है इसका अर्थ क्या होता है कि ये पक्ष या तो छोटा है या फिर बराबर है, ठीक है, दोनों में से कोई एक बात होती है। तो आप देख सकते हो 0 जो है वो 6 से बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, इसका मतलब ये बात सही है। अगर जो ये कथन प्राप्त होता है लास्ट में वो अगर सत्य प्राप्त होता है तो जिस भाग से आपने वो पॉइंट लिया था उस पूरे भाग को आप छायांकित कर देंगे, शेडेड रीजन कर देंगे, इस तरह से आपको छायांकित कर देंगे। अर्थात इस असमीका का हल जो होगा वो इस तरफ होगा। किस तरफ? जहां से आपने पॉइंट लिया था। मान लीजिए हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये 4। अब ये 4 जो पॉइंट है इसके निर्देशांक कौन से होंगे? इसके निर्देशांक होंगे 0,4। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए y अक्ष है ना ये, तो इस पर x का मान कितना होगा? 0 होगा और y का मान कितना लिया हमने? 4 लिया है, ठीक। तो पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? पहले x का मान फिर y का मान। अब मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया होता तो दिमाग में एक बात तो ये रखिए कि ये जो पॉइंट हमने लिया है वो कौन से भाग में से लिया है? भाग फर्स्ट में से लिया है या भाग सेकंड में से लिया है? अभी हमने ये जो पॉइंट लिया है वो कहाँ से लिया है? भाग फर्स्ट में से लिया है। भाग फर्स्ट कौन सा? इस लाइन के उस साइड वाला, ठीक। अब ये पॉइंट अगर हम रखते असमीका में तो देखिए रख के चेक करते हैं। असमीका क्या है आपके पास? 2x + 3y ≤ 6। क्लियर? अब यहाँ पे आप x के स्थान पे 0 रखोगे तो ये वैल्यू तो पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद में y के स्थान पर आप कितना रखेंगे? 4। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12 ≤ 6। इस बार हमारे पास ये रिजल्ट आया है जो आप देख सकते हो गलत है। क्यों गलत है? ये रिजल्ट गलत क्यों है? देखिए 12, ये रिजल्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है 12 6 के बराबर है, नहीं है। 12 6 से छोटा है, नहीं है। दोनों ही बातें गलत है, अर्थात ये रिजल्ट पूरा का पूरा गलत प्राप्त हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि जो पॉइंट आपने लिया और उस पॉइंट के निर्देशांक आपने असमीका में रखे और जो रिजल्ट आया वो गलत प्राप्त हुआ, तब आप क्या करोगे कि जिस भाग से आपने वो पॉइंट लिया जहां से रिजल्ट गलत प्राप्त हुआ उस साइड में आप छायांकित नहीं करेंगे, दूसरे साइड में करेंगे। जैसे अभी हमने ये पॉइंट कहां से लिया था? भाग फर्स्ट से लिया था, रिजल्ट क्या आया? गलत। इसका मतलब हम कौन से भाग को छायांकित करेंगे? इस भाग को नहीं करेंगे, दूसरे वाले भाग को छायांकित करेंगे। ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है इस साइड, इस रेखा के इधर वाला, वो पूरा का पूरा हमारा क्या है? हल क्षेत्र है। और चूंकि यहाँ पे बराबर का भी चिन्ह है अर्थात हल क्षेत्र में ये रेखा पर स्थित बिंदु भी शामिल है और इस रेखा से नीचे वाले इधर वाले सारे पॉइंट, भाग सेकंड वाले सारे पॉइंट भी इसके हल क्षेत्र में शामिल हैं। अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं होता, मान लीजिए इस तरह का चिन्ह होता, तो बाकी सारा प्रोसेस सेम है। यहाँ पे सरल रेखा किस तरह से आती? डैश डैश करते हुए आती, जिस तरह से अभी हमने बात की थी। तब उसका हल क्षेत्र क्या होता? सारा इधर वाला हिस्सा
और सरल रेखा पर स्थित पॉइंट उसका हल क्षेत्र में शामिल नहीं होता, केवल नीचे वाले हिस्से, ये वाले इधर वाला जो भाग है, जो छायांकित भाग है, वही इसका हल क्षेत्र होता। चूंकि यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब ये वाला भाग जो है छायांकित वाला, वो तो इसका हल क्षेत्र है ही, साथ ही साथ इस रेखा पर स्थित पॉइंट भी इसका हल क्षेत्र है। क्लियर? इस तरह से हम इस असमीकरणों को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसका हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा पॉइंट लेना होता है सारा चित्र करने के बाद में, छायांकित भाग ज्ञात करने के लिए ऐसा पॉइंट लेना होता है जो उस रेखा पर नहीं हो। मान लीजिए ये सरल रेखा यहाँ से गुजरती, मूल बिंदु से गुजरती, तब हम कौन सा पॉइंट लेते? उस कंडीशन में हम मूल बिंदु नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि मूल बिंदु से ही सरल रेखा गुजर रही है। अगर ऐसा होता है तो मूल बिंदु नहीं लेंगे, तो फिर कौन सा लेंगे? कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे, बट मूल बिंदु नहीं लेंगे। जिस बिंदु से सरल रेखाएं गुजर रही है वो बिंदु आपको नहीं लेना है। फिर आप ये ले सकते हो, यहाँ वाला, यहाँ कोई सा भी एक पॉइंट ले सकते हो, बट मूल बिंदु नहीं लेना है। क्लियर? तो ये आपके जो है एक सिंपल सा मेथड हो गया, असमीकरणों को हम किस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से उनका हल, जो कि हल क्षेत्र होता है, पूरा का पूरा एक एरिया होता है, वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो ये तो था आपके असमीकरणों का लॉजिक हो गया पूरा। अब आपकी जो प्रश्नावली है इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा ग्राफ पे डिपेंड क्वेश्चन आता है, जिसकी हमने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली है। और फिर भी अगर कोई चीज़ आपको डाउट में हो तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए इसी मेथड से, जिस मेथड से अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया है। और एग्ज़ाम में इस प्रश्नावली में पूरे में से पूरे नंबर लेके आपको आने हैं। क्लियर? इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये नॉलेज पहुंच सके और वो बच्चे भी अपने एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।